नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंगका राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। निदर्शन संबंधी पिछले वीडियो में हमने संभावित निदर्शन या जिसे दैव निदर्शन और रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी सैंपल भी कहा जाता है, उसके बारे में समझा था। उसके सारे प्रकार यानी किस किस मेथड से हम संभावित निदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी विधियां हमने समझी थी। आज हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल या असंभावित निदर्शन के बारे में। असंभावित निदर्शन यानी ऐसा निदर्शन जिसमें सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना न हो। संभावित निदर्शन में हमने ये देखा था कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से अगर 1 नंबर के चुने जाने की संभावना है तो 100 नंबर वाले व्यक्ति के चुने जाने की भी पूरी संभावना होती है। परंतु असंभावित निदर्शन में ये संभावना नहीं रहती। कई बार निदर्शन की इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता स्वयं अपनी इच्छा, अपनी सुविधा, अपने उद्देश्यों के आधार पर करता है। इसमें न तो प्रत्येक इकाई के निदर्शन में सम्मिलित होने और उसके चुने जाने की संभावना होती है और न ही ये आवश्यक है कि सभी इकाइयों को उसमें सम्मिलित होने का मौका मिले। सबसे पहले हम बात करेंगे असंभावित निदर्शन के प्रमुख प्रकारों की। असंभावित निदर्शन के अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, सुविधाजनक निदर्शन, स्वयं चयनित निदर्शन, निर्दिष्टांत निदर्शन और प्रतिचयन निदर्शन शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्यपूर्ण निदर्शन की, जिसे अंग्रेजी में पर्पसिव सैंपल कहा जाता है। इसे सविचार सैंपल भी कहा जाता है, यानी सोच समझकर विचारपूर्ण तरीके से जब अनुसंधानकर्ता स्वयं अपनी सुविधा से उद्देश्य के आधार पर अपने सैंपल का चयन करे। कई बार आपके अध्ययन की आवश्यकता को अनुसंधानकर्ता जब पहले से जज कर लेता है और उसे पता होता है कि इस आवश्यकता की पूर्ति या जो भी जिज्ञासा उसकी है या जो जानकारी, जो तथ्य उसे प्राप्त करने हैं, वो उसे कहाँ से मिलेंगे, तो वो उन्हीं लोगों को टारगेट करता है और उन्हीं लोगों को अध्ययन के लिए चुनता है। इस प्रकार के अध्ययन की सबसे प्रमुख बात यह है कि अनुसंधानकर्ता को समग्र के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। अनुसंधानकर्ता समग्र से पहले से परिचित है, यानी वो जानता है। सपोज आप खुद अपने कॉलेज के स्टूडेंट हैं और अपने ही कॉलेज पर कोई स्टडी आप करना चाहते हैं, तो आपको ये पता होगा कि आपका टारगेट ग्रुप कौन हो सकता है, आप किन लोगों की मदद से अपने अध्ययन को पूरा कर सकते हैं। तो ये उद्देश्यपूर्ण निदर्शन कहलाता है। जहोदा और कुक जो हैं, उन्होंने कहा है कि उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के पीछे यह आधारभूत मान्यता होती है कि उचित निर्णय तथा उपयुक्त कुशलता के साथ साथ व्यक्ति निदर्शन में सम्मिलित करने हेतु उन मामलों को चुन सकता है तथा इस प्रकार ऐसे निदर्शनों का विकास कर सकता है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक हैं। यानी जो उसकी आवश्यकताएं, जो उसके अध्ययन की आवश्यकताओं को पूरी कर सके, ऐसे निदर्श को वो चुनता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू शर्ट में जो व्यक्ति हैं, ये अनुसंधान करता है और वो विचार कर रहा है कि उसका अनुसंधान का जो पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग कौन से व्यक्ति उसके उद्देश्य को पूरा करेंगे, उन्हीं को वो निदर्शन के रूप में चुनेगा और उनसे अपने अध्ययन की आवश्यकता को पूरी करेगा। दूसरा प्रकार है सुविधाजनक या कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग बेसिकली बहुत इसको उचित नहीं माना जाता, परंतु फिर भी जैसा कि नाम से समझ में आता है, अध्ययनकर्ता अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सहूलियत को देखते हुए जब सैंपल का चयन करता है तो उसे हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इस प्रकार के निदर्शन के चुनाव में कई बार धन की, श्रम की या इकाइयों की जो से आपके संपर्क में कोई समस्या हो, वो दूर रहते हो, भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा हो, स्रोत सूची की उपलब्धता न हो, तो ऐसे समय में कई बार अनुसंधानकर्ता सुविधाजनक सैंपलिंग का प्रयोग करता है। हालांकि ये विधि अवैज्ञानिक और पक्षपातपूर्ण भी है, परंतु कुछ मामलों में इसका उपयोग करना आवश्यक भी हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि रिसर्चर
जो रेड बॉडी जो दिख रही है वो रिसर्चर है और वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन 4 लोगों को अपने सैंपल के लिए चुनता है। इसमें कोई भी पर्पल फिगर उसके सैंपल में शामिल नहीं हुआ है और ना ही कोई एक ब्लू फिगर हुआ है, परंतु पर्पल फिगर कोई भी इसके सैंपल में सम्मिलित नहीं हुआ है और 3 ग्रीन फिगर इसके सैंपल में सम्मिलित हैं। यानी ये जो निदर्श है ये प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं है, पर्पल का कोई प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं है, परंतु अध्ययनकर्ता ने अपनी सुविधा के अनुसार इस सैंपल का चयन किया है। इस पिक्चर से भी यही बात शो होती है कि जो इतने सारे फिगर्स हैं उसमें से अध्ययनकर्ता सबसे नीचे वाला जो लास्ट वाला ब्लॉक आपको दिख रहा है उसको अपने अध्ययन के लिए चुनता है। हो सकता है भौगोलिक निकटता के आधार पर वो इन लोगों को चुनता है, हो सकता है ये लोग उसके फ्रेंड सर्कल में हैं, बाकियों से वो अपरिचित है इसलिए वो उनको चुनता है। तो किसी भी प्रकार से जब अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा का ध्यान में रखते हुए अपने निदर्श को चुनता है तो उसे हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग या सुविधाजनक सैम्पलिंग। इसके बाद आता है स्वयं चयनित या सेल्फ सेलेक्टेड सैम्पलिंग। सेल्फ सेलेक्टेड सैम्पलिंग में निदर्शन का जो चुनाव है वो अनुसंधानकर्ता नहीं करता, बल्कि संबंधित व्यक्ति स्वयं निदर्शन में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखते हैं। इसे हम कहते हैं स्वयं चयनित निदर्शन, जिसमें उत्तरदाता स्वयं अपने चयन के लिए आगे आते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि अनुसंधानकर्ता ने एक को पिक किया है और दूसरे लोग हाथ ऊंचा कर रहे हैं कि हमें भी ले लीजिए। तो ये जो अनुसंधान का निदर्शन का जो प्रारूप है इसे हम स्वयं चयनित निदर्शन कहते हैं। कई कंडीशंस में ऐसा होता है कि यूनिवर्स से आप परिचित नहीं है, यूनिवर्स इतना फैला हुआ है, आपका समग्र इतना फैला हुआ है कि आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसे मामले में कई बार न्यूज़पेपर्स के माध्यम से और आज के तारीख में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कॉल किया जाता है, यानी इस समस्या से संबंधित लोग हमसे संपर्क करें या इस प्रकार का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोग अपनी राय दें या इस प्रकार के जो भी एक्सपीरियंस से गुजरे हुए लोग हैं वो हमारे इस क्वेश्चनेयर को फिल करें। तो ये कहलाता है स्वयं चयनित सैंपल, जिसमें जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो स्वयं आगे बढ़कर अपनी भागीदारी निभाते हैं। इसके बाद आता है निर्दिष्टांश या कोटा सैंपलिंग। कोटा का मतलब होता है कुछ लोगों का, जब आप एक फिक्स नंबर डिसाइड कर लेते हैं कि इतना नंबर इसमें से लिया जाएगा। ये भी एक प्रकार का निदर्शन इस प्रकार का है जिसमें भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा हो सकता है, तो उस समग्र को हम पहले कई वर्गों में विभाजित करते हैं, फिर प्रत्येक वर्ग में से चुनी गई इकाइयों की संख्या तय कर ली जाती है कि अगर आप जो भी आप संख्या ले रहे हैं, आप अलग अलग स्टेट्स की अगर बात करते हैं तो आपको फिक्स हो जाता है कि आप राजस्थान में से इतने लोग लेंगे, गुजरात में से इतने लेंगे, पंजाब में से इतने लेंगे। तो एक पर्टिकुलर कोटा जब हम निर्धारित कर लेते हैं, निर्दिष्ट का जो अंश है जब हम उसे निर्धारित कर लेते हैं तो वो कहलाता है निर्दिष्टांश सैंपलिंग। इसमें अध्ययन किए जाने वाले समग्र को पहले कुछ विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, फिर उनका अनुपात निर्धारित किया जाता है और फिर उसमें से कोटा निर्धारित करके जो फाइनल सैंपल है उसे अनुसंधानकर्ता अपने अनुसार निकालता है, यानी अपनी सुविधा के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार वो उस कोटा में से नंबर ऑफ जो रेस्पोंडेंट है वो तय है, लेकिन किसको लेना है किसको नहीं लेना ये अनुसंधानकर्ता के अपने ऊपर निर्भर करता है। तो ये कहलाता है कोटा सैंपलिंग। इनके अतिरिक्त एक और तरीका है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल का, असंभावित निदर्शन का, जिसे हम कहते हैं प्रतिचयन या स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग का मतलब होता है जबकि एक उत्तरदाता और दूसरे उत्तरदाताओं को लेकर आता है। ऐसा उस कंडीशन में होता है जबकि अनुसंधानकर्ता समग्र से बहुत अच्छे से परिचित नहीं होता, वो कुछ लोगों को जानता है और उनके माध्यम से वो कुछ दूसरे लोगों तक पहुंचता है। सपोज कोई रिसर्चर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर अध्ययन करना चाहता है और वो 1 आध 2 10 20 महिलाओं को ऐसे को जानता है जिनके साथ में
इस तरीके की घरेलू हिंसा हुई है, तो वो उनसे संपर्क करता है और वो लोग उसे आगे उन लोगों से और संपर्क करवाते हैं जो इसी प्रकार के एक्सपीरियंस से गुजरी हैं। तो इसे कहते हैं हम प्रतिचयन, यानी एक चयन के बाद दूसरा चयन होना। इसे कहा जाता है स्नोबॉल सैंपलिंग। ये भी एक प्रकार का असंभावित निदर्शन है, क्योंकि इसमें किसको लिया जाएगा ये अनुसंधानकर्ता और बाकी जो रिस्पोंडेंट्स हैं, उत्तरदाता हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। चयन यहाँ पर संभावना पर आधारित नहीं है। तो ये कुल मिलाकर असंभावित निदर्शन के प्रमुख प्रकार हैं, जो कि इस बात को इंगित करते हैं कि यहाँ पर निदर्शन के चयन की संभावना उत्तरदाता पर नहीं, परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि पूर्णतः अनुसंधानकर्ता पर निर्भर करती है। अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार, अपने उद्देश्यों के अनुसार, यूनिवर्स को न जानने के कारण दूसरे लोगों की मदद से सैंपल का चयन करता है। संभावित और असंभावित निदर्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है, उसे आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या संभावित निदर्शन, ये जो जितने भी इसमें सर्कल्स बने हुए हैं, जिसमें से पर्पल जो हो रहे हैं, ये यानी आपका निदर्शन है। वो नंबर 1 भी है, नंबर लास्ट रो का नंबर भी है, नंबर लास्ट भी है, और बीच में से कोई सा भी हो सकता है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल या असंभावित निदर्शन जो है, उसका अपना एक पैटर्न होता है। वो डिपेंड करता है अनुसंधानकर्ता पर। प्रोबेबिलिटी सैंपल कोई भी हो सकता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल या असंभावित निदर्शन हर व्यक्ति नहीं हो सकता, वो किन्हीं विशेषताओं के कारण चुना जाता है। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। असंभावित निदर्शन में संभावना नहीं होती सबके चयन की, जबकि संभावित निदर्शन में समग्र के प्रत्येक इकाई के चुने जाने की बराबर समान संभावना होती है। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, संभावित निदर्शन को हम रैंडम सैंपलिंग या दैव निदर्शन भी कहते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में संभावित निदर्शन पूछा जाए या दैव निदर्शन पूछा जाए, तो दोनों का एक ही तात्पर्य है। संभावित निदर्शन में एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि निष्पक्ष रूप से हम सैंपल का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। चाहे आप लॉटरी मेथड अपनाते हैं, चाहे आप टिकट मेथड अपनाते हैं, चाहे आप टिपट मेथड अपनाते हैं, या रेगुलर मार्किंग, इरेगुलर मार्किंग करते हैं, उन सभी में निष्पक्षता रहती है। जबकि असंभावित निदर्शन में ज़रूरी नहीं है कि जब अनुसंधानकर्ता उसे उद्देश्यपूर्ण निदर्शन कहे तो वाकई में उद्देश्यपूर्ण ही हो सकता है वो उसकी सुविधा के आधार पर हो, वो ऐसे ही लोगों को सेलेक्ट करे जिनको वो इजीली कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर पक्षपात की पूरी संभावना रहती है। परंतु संभावित निदर्शन में विकल्प की संभावना नहीं रहती। आपको जो इकाइयाँ आपने चुन ली उन्हीं का अध्ययन करना होता है, और अगर उसके बाद आप चेंज करते हो तो उसमें पक्षपात की संभावना हो जाती है। जबकि असंभावित निदर्शन में विकल्प का चयन करना या प्रतिस्थापन करना वो कंपैरेटिवली ईजी होता है। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे, निदर्शन हमने पूरा समझ लिया है, निदर्शन क्या होता है, निदर्शन के कितने प्रकार होते हैं, निदर्शन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। निदर्शन प्रणाली, जैसा कि हमें पता है कि जब समग्र का अध्ययन करना असुविधाजनक हो, क्योंकि उसमें बहुत समय भी चाहिए, आपको धन और श्रम भी अधिक खर्च होता है, और दूसरी बात कि संगणना विधि आज की तारीख में सभी जो अनुसंधान के विषय हैं उनमें संभव नहीं हो पाती। तो निदर्शन या सैम्पलिंग जो है, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, हम डे टू डे लाइफ में भी इसको फॉलो करते हैं, और अनुसंधान के क्षेत्र में भी वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। क्या क्या गुण हैं उसके? समय की बचत होती है। निदर्शन प्रणाली के माध्यम से हम समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो हमारे समय की बचत होती है, क्योंकि अगर आप सभी को अध्ययन करेंगे तो आपको अधिक समय लगेगा। सेकेंडली, धन की भी बचत होती है, क्योंकि कम इकाइयों का अध्ययन करना है तो आपको मैन पावर भी कम चाहिए, आपको पेपर वर्क भी कम करना है, आपको कन्वेंस या यातायात का जो साधन है उसमें भी धन आपका बचेगा, और साथ ही साथ श्रम की भी बचत होगी। कम लोगों से आप जब बात करेंगे तो आपको कम पेपर वर्क करना पड़ेगा, और इसके कारण आपका श्रम भी बचेगा। उसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण
बिंदु है वो है गहन अध्ययन। जब हम कम लोगों से बात करेंगे तो हम ज़्यादा डिटेल्ड अध्ययन कर सकते हैं। संगणना विधि में या सेंसस मेथड में जो इकाइयाँ वो बहुत बिखरी हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, तो सतही तौर पर तो बातचीत हो सकती है, परंतु गहन अध्ययन उसमें पॉसिबल नहीं है। तो सूक्ष्म, विस्तृत और गहन जानकारी के लिए निदर्शन अति महत्वपूर्ण है। परिणामों की भी इसमें परिशुद्धता रहती है, यानी परिणाम जो है वो आपके, क्योंकि आप गहन अध्ययन कर रहे हैं, आप ना सिर्फ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बल्कि साथ ही साथ आप ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं, अवलोकन भी कर पा रहे हैं, तो यहाँ आपके परिणाम जो है वो यथार्थ और परिशुद्ध होते हैं। इसके अलावा तथ्यों की पुनर्परीक्षा भी निदर्शन प्रणाली के माध्यम से आसान हो जाती है। सेंसस में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि अगर हमें कोई तथ्य किसी पर डाउट हो तो हम उसे आवश्यक नहीं है कि हम उसे पुनर्परीक्षित कर ही सकें, परंतु निदर्शन में क्योंकि कम इकाइयां हैं, तो जब आप उन चीज़ों को देखते हैं फिर से और आपको लगता है कोई तथ्य छूट गए हैं या कोई तथ्य आपको सही नहीं लगते, तो उनकी पुनर्परीक्षा करना ईजी है। प्रशासनिक दृष्टि से भी देखें तो बड़े स्तर पर अगर अध्ययन किया गया है सेंसस मेथड को यूज़ करके, तो उसका आयोजन करना, उसके पूरे प्रशासन को मेंटेन करना, आयोजन करना और संगठन को बनाना वो मुश्किल होता है, जबकि निदर्शन में वो चीज़ आसान हो जाती है। आपको कम लोगों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उससे संबंधित जो भी आपका प्रशासन है, जितने भी लोग आपके उस टीम में जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ में सारे काम कर पाना ईजी हो जाता है। तो ये निदर्शन के गुण हैं। परंतु तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। निदर्शन प्रणाली की कुछ सीमाएं भी होती है। पक्षपात की यहाँ पर पूरी संभावना रहती है। हालांकि अगर हम दैव निदर्शन विधि का पूर्णतः ईमानदारी से प्रयोग करेंगे तो पक्षपात नहीं होगा, परंतु असंभावित निदर्शन में और साथ ही साथ दैव निदर्शन के भी कुछ स्वरूपों में अगर आप चिट निकालते समय उसे अलग तरीके से फोल्ड करते हैं और उन्हीं चिट्स को निकालते हैं, तो वो पक्षपात की संभावना वहाँ पर थोड़ी बहुत बनी रहती है। जबकि आप यूनिवर्स का अध्ययन करते हैं तो आप सभी का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी चीज़, प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन आपको मिले ही इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि जो समग्र में से आप कुछ लोगों को चुन रहे हैं वो निश्चित तौर पर आपको सही जानकारी दे पाए और समग्र का प्रतिनिधित्व कर पाए, और ऐसा न होने के कारण अनुसंधान जो है वो और अधिक जटिल हो जाता है। तीसरी बात जो है कि निदर्शन का चयन करते वक्त विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। निदर्शन की प्रॉपर विधि का भी प्रयोग किया जा सके और साथ ही साथ अनुसंधानकर्ता को ये भी समझ पूरी होनी चाहिए कि उसके यूनिवर्स के आधार पर उसके निदर्शन का आकार किस प्रकार का होगा और कौन सी विधि निदर्शन की उसके अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी। एक और जो संभावना होती है, सीमा जो होती है निदर्शन की, वो है कि निदर्शन पर बने रहना, यानी एक बार जिन निदर्शन की इकाइयों को आपने चुन लिया उसको ही अध्ययन करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने पूरा मैप लेकर सैम्पलिंग भी कर ली, ग्रिड सैंपल भी कर लिया, आपने स्ट्रेटिफाइड सैंपल भी कर लिया, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि जिन इकाइयों का आपने चयन किया है वो आपके अध्ययन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हों या वो आपकी अप्रोच में हो। तो अगर इकाइयाँ दूर दूर होंगी, बिखरी हुई होंगी, तो कई बार उस पर बने रहना यानी उसी निदर्शन को फॉलो करना अध्ययनकर्ता के लिए मुश्किल हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जिनमें निदर्शन की संभावना होती ही नहीं है, यानी जहाँ पर आपको 100% शुद्धता बनाए रखने के लिए प्रत्येक इकाई के अध्ययन को करा जाना आवश्यक होता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि सभी प्रकार के अध्ययनों में हम निदर्शन का प्रयोग कर सकें। तो ये कुल मिलाकर 4 वीडियोज़ में मैंने आपको सैम्पलिंग या निदर्शन के बारे में जानकारी दी है। आप इन सारे वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।